स्वागत है आपका होरेका इनसाइडर्स के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हार्श एंड दर्दनाक टॉपिक ऑफ दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, दैट इज स्टाफ रिटेंशन। जितना ये खूबसूरत ये वर्ड है, उतने ही दर्दनाक इसके एस्पेक्ट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर। बिकॉज एक स्किल्ड मैन पावर ना होना किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ उसका जाना बड़ा मुश्किल है। हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जिस स्पीड से हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, which is a very big exponential growth. Within 10 years, this is going to create a big contribution in the India's GDP, that is 9.02%. But इसको अचीव करना बहुत टिपिकल रहेगा हमारे लिए, since जिस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारे पास मैन पावर ही नहीं है। मैन पावर नहीं है का मतलब ये है कि अगर हम बात करें इनक्रेडिबल इंडिया के फैक्ट्स पे, ओनली 25% ऑफ द पीपल इनसाइड द इंडस्ट्री आर ऑन द स्किल्ड साइड। बट इस 25% में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑन जॉब स्किल्ड हो रहे हैं। अगर हम बात करें एक प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद जो लोग आएंगे इंडस्ट्री में, दैट इज़ बिलो 10%, अ बिग हार्श नंबर। एक ऐसी इंडस्ट्री को चलाना जिससे कि कंट्री को बहुत बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, बट उस जगह पे स्किल्ड मैन पावर ही नहीं है, तो ये अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। देखिए, हम बातें तो कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि हमारी इंडस्ट्री इतनी बिलियन डॉलर की होगी, इतनी बिलियन डॉलर की। क्या हमारे पास उस इंडस्ट्री के लिए मैन पावर अवेलेबल और रेडी है? देखिए, यहाँ ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसके अंदर चाहिए हमें स्किल सेट। वो स्किल सेट अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। पहले से ही इस इंडस्ट्री में काफ़ी लोग नहीं काम करना चाह रहे थे। उसके देयर आर मल्टीपल ऑफ रीजंस। पहला है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, रिस्पेक्ट नहीं मिलना। बट कोविड ने क्या किया? कोविड ने आग में घी डालने का काम किया। एकदम से लोग बेरोजगार हो गए, इंडस्ट्री छोड़ के चले गए। लेकिन जैसे ही कोविड के बाद इंडस्ट्री ने रिवाइव किया, लोग ही नहीं आए। इंडस्ट्री तो एकदम तेजी से ग्रोथ की, पर लोग नहीं आए। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? मैन पावर शॉर्टेज हो गई, डिमांड बढ़ गई। लोग एक नौकरी से दूसरी नौकरी सिर्फ 500 रुपए के लिए छोड़ के जाने लग गए। लेकिन ये हुआ क्यों ऐसा तो नहीं कि एक रात में ऐसा हो गया कि लोग इंडस्ट्री छोड़ के जाने लग गए या फिर स्विच मार रहे हैं, लोग ही नहीं आ रहे। देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत बरसों पुरानी है। हमने इनको होटल इंडस्ट्री में ऐसे ट्रीट ही नहीं किया एम्प्लॉयज़ को जैसे करना चाहिए, उनको एक रिस्पेक्ट दी ही नहीं। उसके लिए हमें माइंडसेट समझना पड़ेगा एक एम्प्लॉयर का, जो उनको नौकरी पर रख रहा है। उसमें मैं शामिल करूँगा मैनेजर को, उसमें मैं शामिल करूँगा ओनर को मैं इसलिए शामिल करूँगा क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर होरेका प्रॉपर्टीज़ हैं वो जानते ओन करते हैं इंडिविजुअल ओनर्स। फ्रेंचाइजी चेन्स काफ़ी कम है, मेजर चंक है इंडिविजुअल ओनर्स का, और वो खुद ही मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि उनका ये प्राइमरी बिजनेस नहीं है। होरेका जो प्रॉपर्टी है उनका प्राइमरी बिजनेस नहीं है। उनका प्राइमरी बिजनेस कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं या फिर बिल्डर्स हैं, कुछ और हो सकता है। जो ये लोगों को ट्रीट करते हैं एम्प्लॉयर्स और मैनेजर्स, ये ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है। अगर मैं बात करूँ ओनर का, अगर वो फैक्ट्री चला रहा है जहाँ पे वो एक ब्लू कॉलर लेबर के साथ वो डील कर रहा है, ही ट्राई टू उसके साथ उसी तरीके से बात करना चाहता है अपने प्रोफेशनल होटल के बंदे से या अपने शेफ से या फिर अपने एम्प्लॉय से, जैसे वो फैक्ट्री में बात करता, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा। आज के टाइम लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए, मनी इज नॉट एवरीथिंग। सेकेंड पॉइंट आता है मैनेजर्स। जो पुराने मैनेजर्स हैं उन्होंने देखा कि हाँ यार, हम ना 12-12, 15-15 घंटे करके काम किया है, हम उस तरह से आगे बढ़े, हम चाहते ये भी आगे बढ़े। नहीं, वो भी नहीं चलेगा। आज के टाइम इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लोग स्विच मारने में टाइम नहीं लगाते। इसलिए आपको देखना पड़ेगा, यू नीड टू गिव द रिस्पेक्ट। आपको बिल्कुल उनको वर्किंग टाइम्स, उनको फैसिलिटीज उनको देना पड़ेगा जैसे एक स्किल्ड इंडस्ट्री उनको देती है। हमने एम्प्लॉयर का माइंडसेट तो समझ लिया, यहाँ पे जरूरत है एम्प्लॉयर्स को ट्रेनिंग देने की। इनको समझाना पड़ेगा कि ये ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका माइंडसेट भी हमें समझना पड़ेगा। अगर हम आउट ऑफ इंडिया बात करें, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी प्रोफेशनल पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्री। इंडिया में नहीं है। इंडिया के अंदर कौन से लोग काम करें, उनका माइंडसेट समझना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। सो चाहत से ही सब कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है अगर हम चाह रहे हैं कि प्रोफेशनल्स हमारी इंडस्ट्री में आएँ, तो उन्हें एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट भी देना बहुत ज़रूरी है। एंड इसमें कोई बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इट इज़ जस्ट बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री प्रोफेशनल वे में आगे बढ़े। हमने अपने प्रोजेक्शंस, हमारे बिजनेसेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ सब उसी तरीके से बनाई हैं। बट उन प्रोफेशनल्स को लाने के लिए अंदर का कल्चर भी प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। मैं इस तरीके से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम अभी मैन पावर जो सोर्स कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम विलेजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस। मैक्सिमम मैन पावर जो हमारे पास आ रही है, दैट इज़ अंडर 10th पास, अंडर 12th पास। मैक्सिमम हमारे पास डिप्लोमा होल्डर्स भी नहीं है, डिग्री होल्डर्स की तो कहीं बात ही नहीं रही। तो अगर हम एक रेस्टोरेंट डाल रहे हैं जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट इज़ अबाउट 2 CR,
यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपके पास एक डिग्री होल्डर काम करने आने वाला है. दिस इज जस्ट बिकॉज उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में ऑलरेडी हैं. सेकेंडली, एक आपकी 2 CR की ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं दे पाएगी, एक कल्चर डेवलप नहीं करके दे पाएगी जिससे कि वो अपना करियर ग्रोथ पाथ डिज़ाइन कर पाए. रिटेंशन इंक्रीज करने का सबसे बड़ा हुक यही है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का करियर ग्रोथ पाथ डिज़ाइन करके उन्हें बताएं कि आप अगर हमारी इंडस्ट्री से जुड़ेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे, तो आप आने वाले 5 साल में यहाँ तक पहुँच सकते हैं. एजुकेशन लेवल हमें चाहे नहीं मिल रहा हो सामने से, हमें एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल्स नहीं हैं हमारे पास. तो हमें उस जगह पे अगर प्रोफेशनल तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो हमें इनसाइड ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे, हमारे को इनसाइड लर्निंग प्रोग्राम्स, लर्निंग टेक्निक्स हमें बनानी पड़ेंगी. इधर आप खुद उसको डिज़ाइन कीजिए या फिर किसी को हायर कीजिए जो आपके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज़, आपकी SOPs डिज़ाइन करके दे. क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो एक कम पढ़ा लिखा आदमी आपको कभी समझ नहीं पाएगा एंड वो 500 रुपये क्या 10 रुपये के लिए भी आपको छोड़ के ले जा सकता है. थर्डली, सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है इसके अंदर, दैट इज़ उनका पे स्केल. पे स्केल आप बात तो कर लेते हैं 15,000 दूंगा, लेकिन जब वो ऑन ड्यूटी आता है तो उसके कुछ ना कुछ पैसे काट के उसको आखिर में 12,000 रुपये मिल रहे होते हैं. एंड यही चीज़ उसको बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है. चलो ठीक है, आपने 3,000 रुपये काट तो लिए, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, आपकी सैलरी 15 तारीख को आएगी. 15 की आपने कमिटमेंट दी एंड वो 20 तारीख तक पहुंच रही है, तो वहाँ पे भी उसका वैल्यू ब्रेकडाउन होता है. तो वैल्यू ब्रेकडाउन हुआ मतलब ट्रस्ट लेवल ख़त्म और आपके साथ वो बंदा नहीं जुड़ने वाला है. फोर्थ थिंग जो बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एंड छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में देखी जा रही है, दैट इज़ ड्यूटी आवर्स. एक अपने आप में ही ड्यूटी आवर्स का शेड्यूल बना दिया गया है, दैट इज़ 12 आवर्स. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, उससे हम प्रोफेशनल तरीके से अगर काम कराना चाहते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री को एक कॉर्पोरेट से, तो कॉर्पोरेट एज अ 9 to 10 आवर वर्क कल्चर, वो हमारे पास क्यों नहीं है? 12 आवर्स हम काम मिनिमम रखते हैं. अगर हमारे पास वर्कलोड आ रहा है तो पीपल आर वर्किंग फॉर 16-17 आवर्स अ डे. वी आर एक्सपेक्टिंग वो अगले दिन भी हमारे पास टाइम से आए. टाइम से हम छुट्टी नहीं देंगे, फिर भी हम चाहते हैं वो हमारे लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे. देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अगर ये प्रॉब्लम से तो आप स्टाफ रिटेन नहीं हो सकता, स्टाफ रिटेन हो सकता है. अभी तक हम 60 से ज़्यादा फोरेका प्रॉपर्टीज़ को कंसल्ट कर चुके हैं, जहाँ पे स्टाफ रिटेंशन रेट हमने एटलीस्ट 80 to 90% पहुँचा दी है. 100% हम नहीं बोल रहे, 80 to 90% पहुँचा दी है. हमने कुछ नहीं किया. जो बरसों से चली आई बुक्स थे जो एम्प्लॉयज़ ने बनाए हुए थे स्टाफ रिटेंशन के, उसको हमने चेंज किया कि 15 दिन की सैलरी रोकते थे. हमने एम्प्लॉयर्स को बोला, आप सैलरी मत रोकिए, आपके पास स्टाफ आपको हेल्प कर रहा है, कमा के दे रहा है, आप एक काम कीजिए, आपके पास जो स्टाफ 1 साल तक रुकता है तो 20 दिन की सैलरी से एक्स्ट्रा दीजिए, सो दैट ही गेट मोटिवेटेड. नंबर 2, वो हमने क्या डिजाइन इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा था कि किसी को हमने अगर 12,000 पे रख लिया, 2 साल से 12,000 पे कर रहा था. हमने उनको पूरा 2 साल का चार्ट बना के दिया कि आपके 2 साल में ग्रोथ कहाँ जाएगी, ताकि उनको एक उम्मीद नजर आई. और फिर तीसरा क्या किया, तीसरा हमने उनका ग्रोथ चार्ट बनाया. पहले क्या था, उसको लगता था यार मैंने एज अ वेटर ज्वाइन किया है, 5 साल तक वेटर का काम कर रहे हो. नहीं, हमने उसका ग्रोथ चार्ट बनाया. इससे आपका ग्रोथ चार्ट, आप नेक्स्ट से 4-5 साल में हमने उसको ग्रोथ चार्ट बना के दिया कि आप सीनियर स्टीवर्ड, आप कैप्टन, आप असिस्टेंट मैनेजर, आप मैनेजर तक बन सकते हो 5 साल. अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग. जैसे कि प्रोफेशनल्स नहीं आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, आपको ट्रेन करना ही पड़ेगा स्टाफ को. जैसे ही हमने ट्रेन करना शुरू किया, हमारे जिन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेने शुरू किए, लोगों को उम्मीद जगी कि नहीं, देयर इज अ कैरियर ग्रोथ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ. हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हमें पर्सनली उन्होंने कॉल किया कि सर हम 35 साल से इंडस्ट्री में हैं, लेकिन आज तक हमें किसी ने ये बात नहीं बताई. और सबसे आखिरी चीज, एम्प्लॉयर को बताई नहीं है मैंने अपने स्टाफ से करवाना क्या है, उसको किस लिए हायर किया है. एक वेटर के लिए हायर किया है, वो पीछे हेल्पर का काम कर रहा है, वो बाहर से सामान पिकअप करने जा रहा है, उनको नहीं पता हमारी ड्यूटीज किस लिए हायर किया. फिर उसको डांट भी रहे हैं कि यार कंप्लेन आ रही है, क्या हुआ. हमने बोला कि आप सबसे पहले प्रोसेसेस बनाइए. जब प्रोसेसेस बन जाता है, हम किसी को हायर करते हैं, हम बोलते हैं कि देखो हमने तुझे हायर किया इस काम के लिए, एंड दिस इज द थिंग जिसपे मैं तुम्हें जज करूंगा. जब ये काम शुरू हुआ, पीपल आर हैप्पी, खुश थे लोग कि नहीं साहब मुझे समझ में आ गया मेरा काम है क्या. तो जब चीज़ें उनको मिलने लगी कि मेरा फ्यूचर ये है, मेरा कैरियर ये है, मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ, अगले 5 साल में यहाँ पहुँच सकता हूँ, लोग खुश हुए. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने के ये फ़ायदे हम गिना सकते हैं. एक रश आवर, जब आपके पास सामने 100 कवर का रेस्टोरेंट आपका पूरा फील्ड है एंड किचन में आपके पास सिर्फ 6 लोगों की टीम है, तो उस बसड़ को आप कैसे हैंडल करते हो, रश आवर को कैसे नीटली हैंडल करते हो विदाउट एनी मिस्टेक्स. SOPs जब बन जाती हैं, हमने ये चीज़ देखी है, जहाँ हमें 6 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ हम 4 लोगों से ही काम कर पा रहे हैं, एंड वेरी नीट एंड क्लीन वर्क.
बिकॉज एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक। सेकेंडली, हम प्रोडक्ट रेंज इतनी वाइड कर लेते हैं हमारी, जैसे कि SOPs कितनी ही बन जाएँ, उस जगह पे आपने 10 लोग भी रखे हैं तो आप फिर भी नीटली काम नहीं कर पा रहे, आपकी कंपनीज इंक्रीज होती ही जा रही हैं। देन आप फिर आ जाते हैं अपने स्टाफ पे, तुम ढंग से काम नहीं करते हो। ऐसे नहीं होता है। कल्चर कंपनी बनाती है, वर्कफोर्स उसको डिलीवर करती है। दिस इज़ डन इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। उनका माइंडसेट जब क्लियर होगा कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मेरी कंपनी मुझसे डिलीवरेबल्स क्या मांग रही हैं, अगर वो क्लियर आउट होगा तो कौन फेलियर ला सकता है। किसी को अगर जज्बा है सीखने का, हमने बस मार्केट में जब हम उतरे हैं तो हमने यही डिमांड की है, हमें सिर्फ जज्बा चाहिए आपका सीखने का। जहाँ लोग एक हॉस्पिटैलिटी HR इंडस्ट्री में स्टेप इन नहीं करना चाहते हैं, वहाँ हम बेंचमार्किंग कर रहे हैं एंड हम बता रहे हैं लोगों को कि हो सकता है पुराने तरीके बहुत अच्छे हों, लेकिन नए ट्रेंड के साथ, नए माइंडसेट्स के साथ अगर हम उनको चेंज नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम नहीं जुड़ेंगे, तो हम नई वर्कफोर्स को कैसे एंटर कर पाएंगे। होरेका इनसाइडर्स हमारी सीरीज़ है, इसके अंदर ये आज हमारा पहला टॉपिक था, स्टाफ रिटेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें हम आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आने वाले हैं जो आपने शायद नहीं सुना होगा। इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है। होरेका प्रॉपर्टी ओनर्स है, उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है सीरीज़। तो आप हमारे सारी एपिसोड्स देखिएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।